चिंकी कहाँ हो तुम दोनों? अरे जल्दी आओ, कितनी देर से तुम दोनों को आवाज लगा रहा हूँ। क्या बात है भैया, क्यों शोर मचा रहे हो? अरे ये कौन सा तरीका हुआ बड़े भाई से बात करने का? हाँ, क्या बात है, तुम्हारा मुंह क्यों फुला हुआ है? आपकी शादी के लिए डिजाइनर लहंगा मांगा था, माँ ने डांट डपट कर चुप करा दिया। अब अपनी मर्जी से इस घर में हम मुंह भी नहीं फुला सकती क्या? इतनी सी बात के लिए मुंह फुलाने की क्या जरूरत है? तुम्हें अपने भैया से कहना चाहिए था ना। चलो ठीक है, जल्दी से पहले चाय पिलाओ, फिर मैं दोनों को लहंगा दिलाने ले जाता हूँ। सच भैया? और नहीं तो क्या, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? मेरी राजकुमारी जैसी बहनें हैं, जो उनके मन में आएगा वो पहनेगी। विशाल दोनों बहनों को लेकर बाजार जाता है और उनकी पसंद की बढ़िया डिजाइनर लहंगे दिलवा कर ले आता है। घर में शादी का माहौल था। अगले सप्ताह भाई विशाल की शादी थी, जिसके कारण घर में रिश्तेदार भी जमा होने शुरू हो गए थे। लड़कियों, कर लो भाई से जी भर के लाड़, बस 4 दिन की चांदनी और बची है। एक बार भाभी आ गई तो फिर ये फरमाइशें पूरी होने बंद हो जाएंगी। अब ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? हम भाभी लेकर आ रहे हैं, कोई जल्लाद नहीं जो आती ही हमारे घर की खुशियों की बलि चढ़ा दे। अब देख लेना, हमारी भाभी भी हमें भैया की तरह ही खूब लाड़ करेगी। हाँ, देख लेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। धीरे धीरे समय बीता और विशाल की पत्नी करीना शादी होकर अपने ससुराल आ गई। शादी के बाद दोनों बहनों के मन में कहीं ना कहीं डर तो था कि शायद अब उनका भाई उनसे छीन जाएगा और उनकी जगह भाभी को ही सारा प्यार लुटाने लगेगा। लेकिन जो उनके साथ हुआ, ऐसा तो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। चिंकी, इस बार भैया से रक्षाबंधन पर क्या लेगी? अब तो भाभी आ गई है, पता नहीं भैया कोई गिफ्ट लेकर भी आएंगी या नहीं। मम्मी कह रही हैं अब भैया से गिफ्ट लेने के लिए दबाव मत डालना। यूं ही उधेड़ बुन के बीच रक्षाबंधन का दिन आ जाता है और शुभ मुहूर्त देखकर गुड्डी और चिंकी भैया भाभी को राखी बांध देती है। राखी बांधने के बाद, गुड्डी चिंकी दोनों अपना हाथ आगे करो। ऐसा क्या लाई हो भाभी जो हाथ आगे करवा रही हो? अरे तुम हाथ आगे तो करो, अभी पता लग जाएगा। गुड्डी और चिंकी अपना अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। तभी भाभी दोनों की उंगली में एक एक सोने की अंगूठी पहना देती है। भाभी, ये सोने की अंगूठी है क्या? हाँ, नहीं तो क्या, रक्षाबंधन के दिन तुम दोनों को आर्टिफिशियल अंगूठी पहनाऊंगी क्या? भाभी, गोल्ड रिंग तो बहुत महंगी आती है। अब सच में हम दोनों के लिए इतना महंगा गिफ्ट लेकर आई हो? रक्षाबंधन साल में एक ही बार तो आता है। तुम दोनों का इस घर पर और तुम्हारे भैया पर पूरा अधिकार है, इसलिए ये सस्ता महंगा सोचना तुम दोनों छोड़ दो। भाभी की बात सुनकर दोनों बहनें खुशी से गदगद हो जाती है। जैसे जैसे समय बीतता है, भाभी का प्यार दोनों ननद चिंकी और गुड्डी के लिए बढ़ता ही जाता है। छोटा या बड़ा कैसा भी मौका हो, भाभी दोनों के लिए अच्छे से अच्छा उपहार लाती, उनकी हर इच्छा पूरी करती, उनकी पसंद का अच्छा अच्छा खाना बनाकर उन्हें खिलाती। उन्हें कभी इस बात का एहसास भी ना होने देती कि वो उनकी माँ नहीं, भाभी है। धीरे धीरे समय बीता और गुड्डी चिंकी की भी शादी हो गई। वे दोनों अपने अपने ससुराल चली गई। बहू, अपने मायके में खबर करवा देना कि हमारे यहाँ शादी के बाद पहली दिवाली पर मायके से शगुन आता है। अब शगुन में क्या क्या भेजना होता है ये तो पता है ना तेरे घर वालों को, या मुझे ये भी बताना पड़ेगा? मम्मी जी, अब बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मेरी भाभी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। जब शादी से पहले ही उन्होंने हर तीज त्योहार पर हमें शगुन दिया है, तो शादी के बाद तो मेरे ससुराल भेजने के लिए वो पूरी जान ही लगा देंगी। हाँ, आप ना अभी मेरी भाभी को जानती नहीं है, वो दुनिया की सबसे अच्छी भाभी है। पापा के न होने पर भी उन्होंने कभी भैया की कमाई का घमंड नहीं दिखाया। हमेशा हम दोनों बहनों को अपनी सगी बहनों से भी ज़्यादा प्यार किया। हमारे मांगने से पहले हर चीज़ हमें ला कर दी। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो हमारी माँ नहीं, भाभी है। अच्छा, बड़ी तारीफ कर रही है अपनी भाभी की। अरे दुनिया की पहली ननद देख रही हूँ जो अपनी भाभी की तारीफ कर करके बावली हुई जा रही है। चल, अब दिवाली में कुछ ही दिन बाकी है, हम भी देखते हैं तेरी भाभी कौन सा कुबेर का खजाना तेरे नाम करके जाएगी। अगले दिन, दीदी आपने भाभी को फ़ोन करवा दिया ना कि हमारे ससुराल में दिवाली का शगुन भिजवाना होगा।
मेरी सास तो कल ताना मार रही थी कि बिना बाप की लड़की लाए हैं, पता नहीं मायके से कुछ आएगा भी या नहीं। मैंने भी कह दिया, मायके में मेरी भाभी है ना, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, वो हमें कभी पापा की कमी महसूस नहीं होने देंगी। हाँ ठीक किया तूने, तू देखना भाभी इतना बढ़िया शगुन भेजेंगी कि सबका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। दीपावली से 2 दिन पहले गुड्डी और चिंकी के यहाँ उनका भाई विशाल दीपावली का शगुन लेकर पहुँच जाता है। शगुन की मिठाई, रुपया और कपड़े देने के बाद विशाल अपने घर चला जाता है। विशाल के जाने के बाद आधा किलो मिठाई का डब्बा और घर में सबकी मिलाई के 100 रुपये रख कर गया है तेरा भाई। हैं? बड़ी लंबी लंबी डींगे हाँक रही थी, मेरी भाभी यहाँ कुबेर का खजाना लुटा कर जाएगी। देख लिया क्या दे कर गया तेरा भाई। इतना ही नहीं, कपड़ों के नाम पर ये 500 वाली साड़ी भी थमा कर गया है। सास की बात सुनकर गुड्डी नजरें नीची कर लेती है। जैसा हाल गुड्डी का था, चिंकी का भी ससुराल में बिल्कुल वही हाल था। चिंकी ने भी ससुराल में भाभी की तारीफों के लंबे लंबे पुल बांधे थे। अब जब मायके से शगुन के नाम पर आधा किलो मिठाई आई तो चिंकी की सास ने भी उसे बातें सुनाने में कसर नहीं छोड़ी। दीपावली के अगले दिन, चिंकी, भैया भाभी ने तो ससुराल में मेरी एकदम नाक ही कटा दी। तुझे पता है भैया मेरे ससुराल में क्या देकर गए? आधा किलो मिठाई और मेरी सास को 500 वाली साड़ी। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि भैया भाभी मेरे साथ ऐसा करेंगी। अरे दीदी, तो मेरे साथ कौन सा बहुत अच्छा कर दिया भाभी ने। मुझे भी तो आधा किलो मिठाई और 500 वाली साड़ी देकर गए भैया। मुझे तो सच में इतना गुस्सा आ रहा है ना, मन कर रहा है अब मायके ही ना जाऊं। सही कह रही है चिंकी, मुझे भी ना भाभी पर इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं तो उन्हें फ़ोन भी नहीं करने वाली। दीपावली के 2 दिन बाद भाई दूज पर दोनों बहनें अपने मायके पहुंच जाती है। भाई के माथे पर तिलक लगाने के बाद शगुन के नाम पर भाई दोनों बहनों को 500 का नोट थमा देता है। गुड्डी और चिंकी हैरान होकर भाई की ओर देख रही थी। कुछ देर बाद, देखा दीदी आपने, हमेशा महंगे महंगे तोहफे देने वाले भैया भाभी हमारी शादी होती ही कैसे बदल गए। ऐसा लग रहा है हम दोनों को तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया है इन लोगों ने। चिंकी, माँ से कुछ मत कहना। माँ का कुछ दिन पहले ये हार्ट का ऑपरेशन हुआ है ना, उन्हें इन सब के बीच में घसीटने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले भी भैया भाभी जो करते थे अपनी मर्ज़ी से करते थे, और अभी भी वो जो कर रहे हैं अपनी ही इच्छा से कर रहे हैं। इन सब का माँ से कोई लेना देना नहीं है। शायद ये सब करके भैया भाभी हमें जता रहे हैं कि हमारी शादी करने के बाद उनकी हमारे प्रति जिम्मेदारी ख़त्म हो चुकी है। वे अब अपने घर गृहस्थी पर ध्यान देना चाहते हैं और हमें भी अब अपनी ही घर गृहस्थी पर ध्यान देना चाहिए। बड़ी बहन की बात मानकर चिंकी भी चुपचाप अपने ससुराल लौट जाती है। इसी तरह बारी बारी से खिचड़ी, होली और फिर सावन आता है। हर बार भैया भाभी की ओर से मिलने वाले नाम मात्र की शगुन और सिंदारे को देखकर दोनों बहनों का मन भाभी से हटने लगता है। भैया भाभी के बदलते रवैये को देखकर अब दोनों बहनें मायके जाने से भी बचने लगती हैं। देखते ही देखते रक्षाबंधन का त्यौहार आ जाता है। दीदी, 2 दिन बाद रक्षाबंधन है, क्या सोचा है? भैया को राखी बांधने चलना है ना? सच बताओ चिंकी, भैया भाभी के बदले हुए रवैये को देखकर अब मेरा मायके जाने का मन ही नहीं करता। लेकिन रक्षाबंधन आया, भैया भाभी हमें भूल गए तो क्या हुआ? हमें तो अपना फ़र्ज़ याद रखना चाहिए ना। हम भैया को राखी बांधने ज़रूर जाएंगे। रक्षाबंधन के दिन दोनों बहनें मायके पहुंच जाती हैं। राखी बांधने के बाद, अरे भाभी, आपकी साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है, डिज़ाइनर है ना? कितने की ली? नहीं चिंकी, ये मैंने खरीदी नहीं है। वो सावन का सिंदर आया था ना, तो उसमें मेरी भाभी ने मायके से भिजवाई है। अरे वाह भाभी, बड़ी लकी हो आप। इतने साल हो गए आपकी शादी को, अभी भी आपके मायके वाले आपके लिए इतनी बढ़िया बढ़िया साड़ी भिजवाते हैं। और एक हम है, हमारी तो नई शादी में ही मायके से ऐसी साड़ी आती है कि उसे लेने से काम वाली भी मना कर देती है। गुड्डी ने अपने मन की भड़ास निकाल ली थी, लेकिन गुड्डी की बात सुनकर भाभी की आंखों में आंसू भर आए थे। अपने आंसू छुपाते हुए भाभी वहाँ से उठकर रसोई में चली जाती है। भाभी का दिल दुखाने से पहले एक बार सोचा तो होता कि तुम किसे क्या बोल रही हो। अरे माँ, ऐसा गलत क्या बोल दिया दीदी ने? बिल्कुल ठीक ही तो बोल रही है। भाभी हमें कैसा भी सामान भिजवाए वो ठीक है, और हम कुछ बोले तो हमें डांट रही हो। हाँ, मैं तुम्हें डांट रही हूँ क्योंकि तुम गलत हो।
तुम्हारी शादी के बाद इस घर में क्या क्या हुआ है, क्या तुमने कभी जानने की कोशिश की? तुम दोनों बहनों की धूमधाम से एक साथ शादी करवाने में तेरे भाई भाभी ने लाखों रुपए का लोन उठाया था, लेकिन उस लोन को चुकाने से पहले ही भैया के बिजनेस पे बहुत बड़ा घाटा हो गया, उसकी दुकान बंद हो गई। अब तुम्हारे भैया किसी और की दुकान पर नौकरी कर रहे हैं। उसे नौकरी की तनख्वाह में से जो भी पैसे मिलते हैं उनमें से आधा से ज़्यादा तो तुम दोनों की शादी की लोन चुकाने में चले जाते हैं। बाकी बचे हुए पैसे से हम किसी तरह घर चला रहे हैं। तीज त्योहार पर चाहे तेरी भाभी ने घर के लिए मिठाई खरीदी हो या ना खरीदी हो, लेकिन तुम दोनों के ससुराल हमेशा समय से शगुन ज़रूर भिजवाया है। शगुन तुम्हारी भाभी का तुम दोनों के लिए प्यार था बेटा, जिसको तुमने रुपये पैसों से तोलकर बर्बाद कर दिया। तुम्हारे भैया भाभी बदले नहीं है, वो आज भी तुम दोनों से उतना ही प्यार करते हैं। इसीलिए तो वो आज भी माथे पर शिकन लाए बिना तुम्हारी शादी का लोन चुका रहे हैं। जितना उनसे बन पा रहा है तुम दोनों के लिए कर ही तो रहे हैं। माँ, इतना सब हो गया, आपने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? तुम्हारी भाभी नहीं चाहती थी कि तुम दोनों अपनी नई नई शादीशुदा ज़िंदगी को छोड़कर हमारे दुखों में दुखी रहो। इसीलिए उसने तुम दोनों से ये सारी बातें छुपा कर रखी ताकि तुम अपने नए घर में खुशी खुशी घुल मिल सको। माँ की बात सुनकर चिंकी और गुड्डी को अपनी सोच पर शर्म आ रही थी। हमें माफ़ कर दो भाभी, हमने आपके सोने जैसे प्यार को रुपए और पैसों से तोला। इतनी तंगी में भी आप अपना फ़र्ज़ निभाने से कभी पीछे नहीं हटी। गुड्डी और चिंकी को अपनी सोच पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, और हो भी क्यों ना। वो कहते हैं ना कि तोहफा देने वाले का दिल देखना चाहिए, तोहफे की कीमत नहीं। और गुड्डी चिंकी ने तो तोहफे की कीमत देकर गलती कर ही डाली थी। घर में सास का डर ही हर बहू को होता है। ऊपर से क्या हो जब सास जैसी दो ननदी भी हो जाए। मेधा की दो ननदी थी, रीता और मीता। मेधा, 8 बज रहे हैं, किसी के कमरे में चाय नहीं पहुंची। मैं पूजा कर रही थी दीदी, बस जा रही हूँ। वैसे आप क्या कर रही हैं? किचन में पानी चढ़ा दो ना चाय का, मैं बना लूंगी। पानी चढ़ा दूंगी तो चाय चीनी दूध भी तो डाल दूंगी। अरे कैसे जबान चल रही है तुम्हारी? बहू हो, बहू की तरह रहो। तभी सास की आवाज आती है। क्या बोले हैं? क्या बोला इसने? देख मेधा, 100 की सीधी एक बात बता देती हूँ, मेरी बेटियों को मैंने आज तक कुछ नहीं कहा। कोशिश भी मत करना मेरी राजकुमारियों को परेशान करने की, समझी? माँ, मैंने तो सिर्फ चाय मांगी थी और बेटी को रोता देख ससुर जी भी आ जाते हैं। अरे मीता बहू पूजा कर रही थी तो तू ही चाय बना लेती। वैसे भी मुझे तो मीता के हाथ की ही चाय अच्छी लगती है। जा मीता, जरा भाभी को भी पिला अपने हाथ की चाय। मीता किचन में चली जाती है और ससुर बहू को देखकर, जा बेटी, जाकर पूजा कर ले। जब तक पूजा करेगी तेरी चाय भी बन जाएगी। बहू को अब ननदे बात बात पर परेशान किया करती थी। कभी कपड़े तो कभी खाना, कभी मायके जाने में दिक्कत तो कभी माँ की सेवा के नाम पर ताने। मेधा एकदम परेशान हो चुकी थी। वो किसी को क्या कहती। एक रोज वो मंदिर जा रही होती है कि उसे रास्ते में रीता एक लड़के से बातें करती दिखती है। हाय रे, ये रीता किसके साथ खड़ी है? घर से तो कॉलेज का बोलकर निकलती थी। मैं अभी इसकी फोटो खींच लेती हूँ। मेधा जल्दी से ननद की फोटो खींच लेती है और घर आ जाती है। जब रीता वापस आती है तो, कैसा रहा कॉलेज रीता दीदी? तुम गंवारों को क्या पता कि कॉलेज कैसे होते हैं। अरे पढ़ाई होती है, फ्रेंड्स होते हैं। मैं गंवार जरूर हूँ लेकिन बेवकूफ नहीं हूँ दीदी। ये देखिए, ये है आपका कॉलेज। अरे माँ जी को दिखा दूँ ना तो कल से आप भी मेरे साथ किचन में ही दिखेंगी। बोलिए, दिखा दूँ? ये बोलकर मेधा रीता को लड़के के साथ की फोटो दिखाती है। रीता ये देखकर डर जाती है और मेधा से कहती है, अरे भाभी, ये कैसे? आप मेरी जासूसी कर रही थी क्या? वो कहते हैं ना, पाप का घड़ा भर जाए तो क्या कहती थी आप मुझे? कि मेरा जन्म ही नौकरानी बनने के लिए हुआ है। अब देखिए, बड़ी आई। कल से मेरे उठने से पहले मेरे कमरे में चाय का कप चाहिए, समझी? और मेरे कपड़ों को आज के बाद हाथ भी मत लगाना। और हाँ, ऊंची आवाज में बात करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, समझी?
पूरी अकड़ के साथ कमरे की तरफ चली जा रही होती है कि सास, अरे क्या हुआ रीता, क्या कहा इस करमजली ने तुझे जो मेरी बेटी का चेहरा उतर गया, बताओ मुझे। हाँ हाँ रीता दीदी बता दीजिए। ये बोलकर वो रीता को फोन दिखाने लगती है। हाँ कुछ नहीं माँ, वो भाभी ना थकी सी लग रही थी तो मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ तो वो रीता दीदी ने कहा, भाभी आप कमरे में जाओ, मैं नींबू पानी लेकर आ रही हूँ। तो बस मैं कमरे में जा रही हूँ सासू माँ। सास को समझ में नहीं आता कि जो रीता कुत्ते की तरह मेधा पर भौंका करती थी, अचानक उसके मुंह से फूल क्यों गिर रहे हैं। रीता नींबू पानी बनाकर मेधा को देने जाती है कि वो मेरी चप्पल जो वहां रखी है ना, वो यहाँ रख दो। मैं जैसे ही बेड से उतरूं चप्पलों पर पैर हो, और हाँ रसोई में सलाद काट कर प्लेट टेबल पर लगा दो, मैं आकर खाना लगाऊंगी। और बस कर मेधा की बच्ची, पागल हो गई है क्या? मैंने जीवन में इतना काम कभी नहीं किया। मेधा का तो पारा रीता की बात सुनकर 7वें आसमान में चढ़ जाता है। हे भगवान, इतनी लंबी जबान। और हाँ काम तो मैंने भी नहीं किया था, पर फिर भी कर रही हूँ ना। और याद है ना कैसे रात के 2 बजे तूने मुझसे गोभी के पराठे बनवाए थे? पूरी नींद में थी मैं तब, याद आया? और हाँ मैंने भी कभी शादी से पहले काम नहीं किया था। चलो निकलो अब यहाँ से। मेधा जब रीता से इस तरह से बात कर रही होती है कि तभी दूसरी ननद बाहर से निकल रही होती है। वो बहन और भाभी के बीच की सारी बात सुन लेती है। अरे क्या बात है, मेधा तुझसे बड़ा रूड होकर बात कर रही थी, सब ठीक है ना? हाँ वो क्या है ना, बेचारी भाभी थक जाती है तो मैंने सोचा मदद कर देती हूँ। दोनों बहनें बात कर ही रही होती है कि पीछे से मेधा आवाज देती है, अरे रीता दीदी किचन में नहीं पहुंची क्या अभी तक? मैं ही आ जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, जा रही हूँ मैं भाभी, आप आराम करो। मीता को समझ में नहीं आता कि आखिर क्या बात हो गई कि रीता मेधा के ऑर्डर सुन रही इस तरह। फिर एक रोज, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ए जी सुनिए, आपकी बहन कॉलेज जा रही है, जरा छोड़ तो आइए। हाँ हाँ मैं कार निकालता हूँ, रीता तू बाहर आ जा। नहीं नहीं भैया, मैं चली जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे चली जाओगी? ए जी जाइए ना, छोड़कर आइए ना, पापा जी ले आएंगे। क्या है ना जमाना ठीक नहीं है। हाँ पहली बार बहू ने ठीक कहा है, सच्ची बाहर का माहौल तो है ही नहीं अकेले निकलने का। रीता को मेधा पर गुस्सा आ जाता है कि अब वो अपने दोस्त से कैसे मिलेगी। भाभी तुम जो बोलती हो मैं सब करती हूँ ना, फिर मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? क्योंकि तुम लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया वो तुम लोगों को अच्छे से याद रहे। रीता को मेधा इतना परेशान करती है कि वो डिप्रेशन में चली जाती है और कमरे में शांति से बैठी रहती है। यार ये रीता को क्या हो गया है, सारा दिन रोती रहती है, कमरे में शांत बैठी रहती है, सब ठीक तो है ना? कर्म है अपने अपने, वरना यही लड़की है जिसने मुझे कहा था कि मैं पैदा ही नौकरानी बनने के लिए हुई हूँ। अरे कैसी बात कर रही हो यार, माना वो तुमसे काम करवाती थी लेकिन तुम्हारा ख्याल भी तो रखती थी। तुम्हें घर में सूट और जींस पहनने के लिए माँ को उसी ने तो बनवाया था। और याद है कैसे अपनी महंगी ड्रेस तुम्हें हनीमून में ले जाने के लिए खुद दी थी। मेधा को पति की बात समझ में नहीं आती। उसके अंदर का बदला लेने वाला कीड़ा उसे कुछ समझने ही नहीं देता। तभी मीता रीता के पास जाती है। देख रीता, मैं तेरी बहन हूँ, क्या हुआ है तू मुझे तो बता। रीता मीता को देखती है और रोने लगती है। वो सारी बात मीता को बता देती है। मुझे तो लग ही रहा था कि मेधा कोई चालाकी कर रही है, लेकिन तू ना बिल्कुल चिंता ना कर। तभी मेधा की आवाज आती है, रीता जाकर खाना बना ले और लस्सी भी भूल मत जाना। मीता मेधा के कमरे में जाती है और बहाने से उसका फोन लेकर रीता की फोटो डिलीट कर देती है। वो रीता के पास आती है और उसे बता देती है कि उसे अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। रीता ये सुनकर मीता को गले लगा लेती है। अरे रीता उठी के नहीं? सुन मेधा, मैं कॉलेज जा रही हूँ, वो भी अकेली। मेरा लंच बॉक्स तैयार कर दो, और वो भी 2 लोगों का, जल्दी से। लग रहा है कि तुम्हारी फोटो को लोगों के सामने रखना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मेधा फोन खोलती है उसे फोटो दिखाई नहीं देती।
मेधा परेशान हो जाती है कि वहीं उसकी दूसरी ननद मीता आ जाती है। देखो मेधा, किसी को परेशान करना गलत नहीं है, लेकिन किसी को इतना भी परेशान मत करो कि वो पागल हो जाए, फिर भी उस पर तुम्हें दया ना आए। तुमने ये दिखा दिया कि बहू बहू ही होती है। अब जाओ, जाकर काम करो। रीता बहन को गले लगा लेती है। खैर, वही रीता मीता के जरिए मेधा को परेशान करने के नए प्लान बनाने लगती है।